So hello students, today we are discussing in our chapter 12 electricity. In this chapter now we are studying Ohm's law. Ohm's law is very useful according to the board examination. Okay, there are many numericals are dependent on the Ohm's law. So first we are discussing Ohm's law, what is Ohm's law and what is the properties and what is the fact are in Ohm's law. तो first Ohm's law तो the potential difference जो potential difference होता है across two points. जैसे हम बात करें एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, अब ये दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस कोई वायर है, वायर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स ऑफ मेटेलिक कंडक्टर मीन्स मेटेलिक कंडक्टर मीन्स इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती हो आसानी से। तो जो मेटेलिक कंडक्टर है ना, जिसके अंदर अपन इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो उसके दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसमें जो बहने वाला करंट है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, उसमें बहने वाला जो करंट है जिसे I से डिनोट करें, तो उसके डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है ना, प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, क्या है कि प्रोवाइड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो, या उनका टेम्परेचर को अपन कांस्टेंट रखें है ना, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के दो पॉइंट के बीच, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, उस करंट के प्रोपोर्शनल होगा जो पासिंग थ्रू द सर्किट, जो सर्किट में बह रहा है। एंड प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, और उनका जो टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो जो अपनी वैल्यू है V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो V किसके प्रोपोर्शनल हो गया? I के, ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू द I। अब इसको बैलेंस करने के लिए, भाई इक्वल करने के लिए क्या करते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं इसमें, है ना। तो जैसे V प्रोपोर्शनल I, अगर अपन को इसको इक्वल लिखना है तो अपन ने एक कांस्टेंट क्या लगा लिया? R और लगा दिया, इसमें R और लिख दिया, है ना। फिर इसको V इक्वल टू I, ठीक है। तो V इक्वल टू I R, जहाँ पे R क्या है? रेजिस्टेंस, रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस क्या होता है ये आपको पूरा पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि अब रेसिस्टेंस के बारे में आप थोड़ा सा समझिए। ये वायर है हमारा, है ना। इस वायर के अंदर देखो, जैसे कि मैं बात करूं कि ये एक सड़क मानो, या एक मानो कि आप एक गुफा है ना। अगर इस गुफा के अंदर में बहुत सारे पत्थर लगा दूं, है ना, बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर लगा दूं, तो आपको इस गुफा में से जब निकलोगे तो आपको बहुत कठिनाई आएगी ना, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी ना, जो आप जो गुफा है इसके अंदर बहुत सारे पत्थर होंगे, है ना, अगर ऊंचे ऊबड़ खाबड़ जगह होगी तो आपको इसमें काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इसके अंदर। लेकिन अब जब हम बात करें, हाँ, तो जो अपन बात करें कि इसके गुफा में मतलब रास्ते में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन होगी, तो अपनी स्पीड जो होगी फ्लो की, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वैसे ही वायर, एक वायर में बात करें, एक बहुत पतले वायर में जब हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे ये वायर है और इस वायर के अंदर जब अपन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के जो मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स को जो एक जगह से दूसरी जगह में जाने में जो इनके बीच में जो रेसिस्टेंस, जो रुकावटें आती हैं, ठीक, क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और किसी वायर का रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, मतलब जिसमें प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा, वो उतना ही कम कंडक्टर होगा, मतलब उसमें जो कंडक्टिविटी है, उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब उसमें जो कहेंगे कि गुड कंडक्टर नहीं होगा। वो गुड कंडक्टर कौन होगा? जिसका रास्ता बिल्कुल खाली होगा, जिसके बीच में कोई भी रेसिस्टेंस नहीं आता है ना, जिसमें कोई भी रेसिस्टेंस नहीं आता है, तो इलेक्ट्रॉन
इजीली होगा, एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इजी एक से दूसरी जगह पे मूव करता है वो अच्छा कंडक्टर होगा। तो जिसमें रेसिस्टेंस कम होगा जिसका, वो तो होगा गुड कंडक्टर, और रेसिस्टेंस होगा वो होगा मतलब बैड कंडक्टर, या फिर कम है कंपैरिजन टू द अदर, जो जिसका रेसिस्टेंस कम है तो उसके कंपैरिजन में अच्छा कंडक्टर नहीं होगा, मतलब कम कंडक्टर। मीन जिसमें रेजिस्टेंस होता है वो कम कंडक्टर होते हैं, जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होता वो अच्छे कंडक्टर गुड कंडक्टर होते हैं। ओके, क्लियर है? सर अब यहां समझो, दोबारा से मैं रिपीट करता हूं इस टॉपिक को कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, अगर किसी मेटेलिक कंडक्टर के दो पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? करंट के प्रोपोर्शनल होता है जो कि उस सर्किट में बह रहा है। वो कब? जब जो टेम्परेचर है वो क्या हो? कांस्टेंट हो। मींस जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो जो वायरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो उसके करंट की क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। तो V इक्वल टू V प्रोपोर्शनल I, है ना। अब V इक्वल टू I R, तो R हम इक्वल टू करने के लिए, इक्वल करने के लिए R कांस्टेंट लिख दिया। R क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है कि भाई जो भी फ्लो में, करंट के फ्लो में जो रुकावटें आती हैं उसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। अब करंट के फ्लो में रुकावटें आएंगी तो उसके जो बात करें, जो करंट का फ्लो है, कंडक्टिविटी है, वो क्या होगी? कम होगी। ओके, अब यहाँ इस जो ग्राफ है, इस ग्राफ को देखो। इस ग्राफ में क्या बता रखा है कि V इक्वल टू I, ये V और I के मध्य में जब हम ग्राफ खींचते हैं, है ना, तो ये ग्राफ जैसे ये I है ना, तो ये V और I के बीच में ये जो लाइन आ रही है ना, ये R को डिनोट कर रही है, मतलब उसकी रेजिस्टेंस को डिनोट कर रही है। तो रेजिस्टेंस किसी का कम भी हो सकता है, किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा भी हो सकता है। ओके, क्लियर है? यस अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखो, इसी में ही जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? R, इसको और डिफाइन कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। रेजिस्टेंस क्या है? एक प्रॉपर्टी है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्ज के फ्लो को रोकता है। मतलब किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज का फ्लो रोकने का काम होता है उसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। मींस उसमें चार्ज के फ्लो को रोकने की कितनी कैपेसिटी है। ओके, क्लियर? रेजिस्टेंस, और हम बात करें रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट है ओम, है ना। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट है ओम। देखो V इसके R, देखो V इक्वल टू क्या होता है? आई आर, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इक्वल टू हो जाएगा भाई V अपॉन I, ठीक है। तो V अपॉन I, और V को तो क्या, जो वोल्ट, V तो क्या होता है? वोल्ट होता है, देखो है ना, यहाँ पे देखो V को तो वोल्ट में मेजर करते हैं, इसको V से डिनोट करते हैं, और करंट को एम्पियर से। तो वोल्ट इसका जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई? वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, है ना। तो वोल्ट पर एम्पियर को क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। OHM से डिनोट करते हैं वोल्ट पर एम्पियर को। ओके, क्लियर है? यस सर अब एसआई यूनिट क्या है? रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट है OHM, ओम, है ना। ये वाला ओम नहीं है, ये वाला ओम इसमें यूज नहीं लेते, ठीक है। अब बात करते हैं रियो स्टेट। भाई रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए भी तो एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। जब वोल्ट को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर है, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर है, तो रियो स्टेट क्या करता है? ये करता है रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने का काम करता है। कैसे? यहाँ देखो कि रियो स्टेट, ये पूछा गया है कई बार, इसको ध्यान से, है ना,
कि इट इज an इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं यूज टू कंट्रोल द करंट, जिसका यूज करंट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, है ना। इट इज an इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू कंट्रोल द करंट बाय वेराइंग रेसिस्टेंस। मतलब इससे करंट का कैसे कंट्रोल करेंगे भाई, करंट को कंट्रोल कैसे कर पाएंगे, उसमें अलग अलग जो रेसिस्टेंस है, अलग अलग रेसिस्टेंस लगा देते हैं। तो अलग अलग रेजिस्टेंस लगाने से जो करंट है वो क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। समझ में आई बात? हेलो सर ये वो है ना, ये सेकंड टॉपिक, हम्म, ये एक दोबारा समझा दो। देखो, जब रियोस्टेट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना। तो रियोस्टेट क्या करता है कि कंट्रोल करता है करंट को। कैसे? अगर माना कि अगर अपन ने कम रेसिस्टेंस वाला वायर लगाया है ना, रियोस्टेट में क्या करते हैं, वायर लगाते हैं, कनेक्टिविटी के लिए वायर लगाते हैं। अब वायर की जो रेसिस्टेंस है, माना किसी वायर में रेसिस्टेंस क्या है, कम है, अगर कम रेसिस्टेंस वाला वायर लगा दिया तो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, अच्छा होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी तुरंत क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी, ठीक है। और अगर अपन ज्यादा रेसिस्टेंस वाला वायर लगा देते हैं रियोस्टेट में, तो उसमें जो बात करें कंडक्टिविटी है वो क्या होगी उसकी, कम कम होगी, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट नहीं होगी। तो रियोस्टेट किसको कंट्रोल करने का काम करता है, अलग अलग रेजिस्टेंस लगा के जो करंट है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। समझ में आया? यस सर। अब यहाँ आगे देखो कि एक ओम क्या होता है, एक ओम को पहले डिफाइन करना है अपन को। एक ओम कैसे डिफाइन करेंगे, अब ये समझो। अगर 1 वोल्ट हम लें, है ना भाई, जैसे V R इक्वल टू V अपॉन आई, तो एक ओम, ओम का देखो साइन इस तरीके का होता है, ओम का साइन इस तरीके का होता है जब हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो एक ओम कब होगा, जब 1 वोल्ट एम्पियर, 1 वोल्ट, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 एम्पियर करंट में, ठीक है। तो अब इसमें ये है, जब किसी वायर का एक जो रेसिस्टेंस है 1 ओम तब होगा जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट हो, और उसमें जो बहने वाला करंट 1 एम्पियर हो, तो उसमें जो रेसिस्टेंस है वो 1 ओम होता है। या फिर हम बात करें कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, किसी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, और उसमें जो बहने वाला करंट है वो 1 एम्पियर हो, तो उस वायर का रेसिस्टेंस 1 ओम होता है। ओके, तो 1 ओम की डेफिनेशन हो गई, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, रेसिस्टेंस किस किस पे प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, ये सब चीजें आती हैं कि रेसिस्टेंस, यहां देखो, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन थ्री दीज फैक्टर। जो रेसिस्टेंस है किसी कंडक्टर का वो 3 प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। ये चीजें आराम से पढ़ो बिल्कुल ठंडे दिमाग से, कि सबसे पहले जो रेजिस्टेंस अपन लेते हैं, जैसे एक वायर है, सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है। तो वायर का ये जो सरफेस है, ये राउंडिंग सरफेस है, ये क्या है, एरिया, है ना, इसे कहेंगे अपन एरिया, ठीक। अब क्रॉस सेक्शन यही है, इसका क्रॉस सेक्शन यही वाला सेक्शन होगा जो अटैच करने का काम आता है। तो ये समझो कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी कंडक्टर का, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। मतलब कि R इज प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये L, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन है, जिसे एरिया A से डिनोट करते हैं। तो R प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो 1/A, ठीक है, R इज प्रोपोर्शनल A, ठीक। और फिर उसके बाद बात आती है कि नेचर ऑफ मटेरियल।
भाई नेचर ऑफ मटेरियल जैसे कि भाई ये सिल्वर का वायर है या गोल्ड का वायर है ना, ये कॉपर का वायर है, तो इस सब चीजों पे क्या करता है, नेचर ऑफ मटेरियल डिपेंड करता है। अब इस चीज को और आगे देखते हैं, इसी टॉपिक को देखो कैसे ये पूछा गया है काफी। यहाँ देखो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो आर इज प्रोपोर्शनल एल। और हम बात कर ले इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो आर प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन ए। और हम बात करें जैसे नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल मीन्स जो जैसे सिल्वर है या आयरन है, इस पे डिपेंड करता है। तो ये चीज क्लियर है माइंड में कि कौन कौन से रेजिस्टेंस कंडक्टर डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्लियर है। Yes, sir. अब इसी के आगे जो एक टॉपिक अपना बनेगा इन्हीं फैक्टर्स पे, ये देखो नेचर ऑफ मटेरियल है ना, इस पे डिपेंडेड अपना टॉपिक बनेगा। तो देखो R इज प्रोपोर्शनल L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, तो अब इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो R इज प्रोपोर्शनल टू द L अपॉन A। अब इसको इक्वल करने के लिए R इक्वल टू हम क्या लगेंगे, रो, रो एक जो टर्म है उसका यूज करेंगे, तो R इक्वल टू द रो L अपॉन A, है ना, रो मल्टीप्लाई बाय L अपॉन A। अब ये रो क्या है ना, इसको रो इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं रो को। अब ये है रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी वो था हमारा रेसिस्टेंस और ये है हमारा रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टिविटी ये समझो कि इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, कि रेसिस्टिविटी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो कि फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, रोकता है। मीन्स कोई भी मटेरियल है जैसे सिल्वर वाला मटेरियल, उसकी रेसिस्टिविटी अलग होगी सिल्वर वाले मटेरियल की, गोल्ड वाला मटेरियल है उसकी रेसिस्टिविटी अलग होगी। तो ये क्या है, रेसिस्टिविटी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, एक किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट फ्लो को रोकने का काम करती है ना, फंडामेंटल किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है ये। ओके, कितना मटेरियल की रेसिस्टिविटी कितनी है, ये कितना रोक सकता है कितना नहीं रोक सकता करंट को, क्लियर है। रेसिस्टिविटी समझ में आया, रो बेटा समझ में आया। Chemical part, देखो R is proportional to the L and R is inversely proportional to the 1 upon A, तो R is proportional to the L upon A and L upon A को जो इक्वल टू R करने के लिए हमने इसमें एक कांस्टेंट रो ऐड कर दिया। अब ये रो क्या है, ये रो रेसिस्टिविटी कहलाती है। रेसिस्टिविटी क्या होती है कि इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की, है ना, किसी मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो कि दैट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकती है। ओके, तो रेसिस्टिविटी समझ में आई। yes, sir. ओके, अब यहाँ देखो, तो रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी देखो रो है, तो रो का फार्मूला अगर अपन करेंगे तो ए को इधर मल्टीप्लाई में दे देंगे और नीचे एल लिख देंगे, तो ये रो का फार्मूला आएगा, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग अगर अपन इसका वो निकालें, क्या इसके अकॉर्डिंग अगर अपन इसका जो मेजरमेंट है वो निकालते हैं, ठीक है, तो बात करें रो इक्वल टू द, अब देखो रेसिस्टिविटी है, तो रेसिस्टिविटी का जो मेजरमेंट है वो किस में होता है, आर का, आर को तो अपन ओम में मेजर करते हैं, है ना। और ये है हमारा एरिया, ए स्क्वायर अपॉन एल, है ना, ए स्क्वायर अपॉन एल। तो जो रेसिस्टिविटी है वो ओम मीटर क्या हो जाएगी भाई, एक ये स्क्वायर नहीं आएगा इसमें, ओम मीटर आएगा, ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा। रो इक्वल टू द, भाई आर को, आर का मेजरमेंट किस में होता है, आर को तो ओम से काउंट करते हैं, आर एरिया अपॉन एल। अब अपन बात करें जैसे मीटर, एरिया होता है मीटर स्क्वायर,
और लेंथ होता है मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो आर रो इक्वल टू हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। ओके, क्लियर है? सर नहीं आई समझ में। देखो इसमें एसआई यूनिट है ना, वो बना रहे हैं इसकी। एसआई यूनिट कैसे बनाते हैं ये समझो। अब यहाँ पे समझना, देखो रो इक्वल टू फार्मूला, रो का फार्मूला क्या है? आर, है ना, आर ए अपॉन एल, ये है फार्मूला। समझ में आया ये? ऐसा यस यूनिट सर। निकालना है। तो रो आर है ना, रेजिस्टेंस है, इसका तो अपन काम करते हैं किसमें? रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है? ओम। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम है ना? यस सर। और एरिया की मीटर स्क्वायर, ये है ना? और लेंथ की मीटर होती है ना, यस सर। है ना? अब 2 मीटर, 2 मीटर है अपने पास, तो मीटर स्क्वायर और एक, अब इस मीटर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? इस मीटर स्क्वायर को मैं मीटर मीटर लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 मीटर से 1 मीटर काट दिया तो रो का जो ऐसा यूनिट हो जाएगी ओम मीटर हो जाएगी। ओके, ओम मीटर। यस सर। तो ये इसकी क्या है? एसआई यूनिट है। अब अपन आगे बात करते हैं, ये जो हमारा टॉपिक था रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी देखो, रेसिस्टिविटी है क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसको समझो, है ना? अब यहाँ पर इट इज कांस्टेंट, रेसिस्टिविटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है, रेसिस्टिविटी कांस्टेंट होती है। ठीक, रेंज ऑफ द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल्स एंड अलॉय। जो मेटल्स जो क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं ना, अच्छे कंडक्टर, तो उनकी रेसिस्टिविटी 10⁻⁸ से और 10⁻⁻6 तक ओम मीटर तक रेसिस्टिविटी मिलती है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन मेटल नॉन मेटल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई जो मेटल्स जो होते हैं, मेटल और एलॉय, उनकी रेसिस्टिविटी 10⁻⁸ से और 10⁻⁻6 ओम मीटर होती है। ये बात आई समझ में? स्टूडेंट्स ये बात समझ में आई, यस सर। है ना? तो मैं जो अच्छे कंडक्टर होते हैं, है ना, जो मेटल जो होते हैं, उनकी जो रेसिस्टिविटी है वो 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम मीटर होती है ना? और अपन बात करें रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल्स जो होते हैं, जो इंसुलेटर होते हैं, है ना, इंसुलेटर जो होते हैं जिनमें कंडक्टिविटी नहीं होती है, तो उनकी जो रेसिस्टिविटी है, देखो इनकी तो थी माइनस में, मतलब बहुत कम रेसिस्टिविटी, और इनकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है 10⁻12 से 10⁻17, मतलब प्लस में। ये तो थी माइनस में और ये होती है प्लस में, तो मतलब इनमें इजीली क्या होता है? करंट फ्लो नहीं हो पाता है, क्योंकि इनकी रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। ओके, ये बात आई समझ में? यस सर। अब देखो जो कॉपर, अब ये एग्जांपल याद रखना कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, इनका कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर का ज्यादातर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी रेसिस्टिविटी कम है इसलिए। ठीक है, तो कॉपर और एल्यूमिनियम का वायर हम यूज करते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में, क्योंकि इनकी लो रेसिस्टिविटी है तो इजीली इलेक्ट्रिक करंट इनमें बहुत अच्छा फ्लो होता है, तो ये गुड कंडक्टर है इसलिए। और एलॉयज की बात करें, जैसे एलॉय यूज्ड इलेक्ट्रिकल हीटिंग, जैसे एलॉय का जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस के लिए, तो उनकी रेसिस्टिविटी क्या होती है? हाई होती है, लेकिन ये क्या होते हैं? बर्न नहीं होते हैं। जैसे हम हीटर में बात करें, तो हीटर के अंदर जो वायर लगा रहता है ना, हीटर के अंदर, तो वो उसके अंदर जो उसकी रेसिस्टिविटी होती है बहुत ज्यादा होती है ना, और इतनी ज्यादा होती है कि वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, उसकी रेसिस्टिविटी इतनी ज्यादा होती है। ठीक है, और वो जलता नहीं है, बस बर्न हो जाता है। समझ में आई बात? हेलो, सर सर ये लास्ट पॉइंट देखो एग्जांपल कर दो। जैसे हीटर जो होता है, हीटर के वायर कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, अब इनकी रेसिस्टिविटी होती है ज्यादा। अब जैसे जैसे जो रेसिस्टिविटी जो होती है, जिसकी रेसिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर उतना ही ज्यादा
टेम्परेचर वो झेल लेगा और पिघलेगा नहीं। तो इसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा है तो ये इतनी जल्दी क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, है ना। तो हीट आ जाती है, लेकिन ये क्या होते हैं, ये पिघलते नहीं है। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी से इनका जो हीटिंग कैपेसिटी है वो क्या करती है, बढ़ती है, तो ये जल्दी से मेल्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो एलॉय यूज जैसे इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, their resistivity is high and they do not burn readily, मतलब ये जल्दी से बर्न नहीं होते हैं। अब यहाँ देखो, जो रेसिस्टर क्या होता है, इसको समझो कि ए रेसिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। रेसिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट लिमिट, जो क्या करता है, लिमिट और रेगुलेट द इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो कि लिमिटेड करता है या रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है किसको, इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, और हम बात करें जैसे ए रेजिस्टर इज ए एनीथिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन ट्रेवल थ्रू इजीली। और रेजिस्टर क्या हो सकता है, रेजिस्टर इज एनीथिंग कुछ भी हो सकता है दैट इलेक्ट्रिकली कैन नॉट ट्रेवल थ्रू इजीली, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से क्या हो, ट्रेवल नहीं हो, है ना, कैन नॉट ट्रेवल इजीली। ओके, और एग्जांपल ऑफ द रेसिस्टर जैसे कि फैन, बल्ब और टीवी एक्सेट्रा, ये क्या है, रेसिस्टर है। ठीक है, तो रेसिस्टर इज एनीथिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट ट्रेवल थ्रू इजीली। क्लियर है, रेसिस्टर समझ में आया। जैसे अपना बल्ब होता है ना, बल्ब, देखो एक एग्जांपल समझो, बल्ब के अंदर इस तरीके से जो वायर लगा रहता है ना, तो रेजिस्टेंस होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या इजीली कंडक्ट नहीं होती है, तो फिर ये बल्ब क्या हो जाता है, जलने लग जाता है, इसमें हीटिंग कैपेसिटी आ जाती है, ये जलने लग जाता है, और जलने से क्या होता है, पूरा जो लाइट है वो अपने पूरे कमरे में फैल जाती है। तो ये रेजिस्टर एनीथिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट ट्रेवल थ्रू इजीली, जिसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। ठीक है, ओके, समझ में आया। Yes, sir. तो आज का जो टॉपिक है अच्छे से रीड करना इसे, है ना। आज बहुत बड़ा टॉपिक था अपना, इसको अच्छे से रीड करना।